हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था, क्षेत्रफल अवयव पढ़ाया था और विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना सिखाया था। आज मैं आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किन किन राशियों पर या किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में काफी बार। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है विद्युत फ्लक्स किन किन राशियों या बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, जो भी हमारा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा या किसी भी चीज का फॉर्मूला होगा और उसमें पूछा जाएगा कि वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसके फॉर्मूले में आप लोग चेक करना कि कौन कौन सी उसमें राशियां यूज हुई है। ठीक है, उसके फॉर्मूले में कौन कौन सी राशियां आ रही है तो वो उन्हीं पर निर्भर करेगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर देखो, यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले हमने कहा जो ये था हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत फ्लक्स किन किन राशियों या बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है जिसके बारे में उसने पूछा, उसका फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी नाउ दैट। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो जो राशियां इसके अंदर आ रही होगी समझ लो ये उन्हीं पर निर्भर करेगा। सबसे पहली राशि देखो इसके अंदर क्या आ रही है, नंबर 1 को देखो। सबसे पहला विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले में आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा, तो हम बोल सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र E पर, समरूप विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसमें विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। देखो ये एक दूसरे के क्या आ रहे, बराबर मार रहे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। अगर हमने विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया तो विद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान घटाऊंगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी घटेगा। इसका मतलब भी इस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो विद्युत फ्लक्स है वो समरूप विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। जितना कम विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही कम क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखो इसमें क्या होगा। दूसरा पॉइंट है समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अंदर देखो यहाँ पर ये क्षेत्रफल अवयव भी दिया गया, क्या दिया गया। अब इसके फॉर्मूले में देखो क्षेत्रफल अवयव डी ए आ रहा, तो मतलब इस पर भी निर्भर करेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल अवयव का मान बढ़ेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा। जितना कम क्षेत्रफल अवयव होगा उतना ही कम क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि इस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल अवयव डी ए पर निर्भर करता है। ठीक है भैया, जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल अवयव डी ए पर क्या करता है, निर्भर करता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल अवयव होगा उतना ही क्या होगा, विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा। जितना कम क्षेत्रफल अवयव होगा उतना ही कम क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। जितना कम ज्यादा होता रहेगा वो उसी पे क्या करता है, निर्भर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो क्या बनेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर बन रहा देखो कोस थीटा। कोस थीटा है क्या, समरूप विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव डी ए, इन दोनों के बीच बनने वाला क्या है, ये कोण। ठीक है, कोण जितना ज्यादा अधिक या कम होगा उसी के हिसाब से विद्युत फ्लक्स का मान भी कम या ज्यादा होता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है वो समरूप विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव डी ए के बीच बनने वाले कोण थीटा पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम
विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र E समरूप विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव के बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स इन तीन राशियों पर क्या करता है, निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट है समरूप विद्युत क्षेत्र E, इस पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल अवयव DA, इस पर निर्भर करेगा। और तीसरा पॉइंट है समरूप विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव DA। क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर DA लिखियो, DA के बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इतना सा पॉइंट अगर आप लोग लिखोगे तो 2 नंबर आप लोगों के आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है, 100 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 3 गुणा 10 की पावर -3 J कैप मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा है, उससे निर्गित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इससे गुजरने वाला हमें क्या करना, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई, विद्युत फ्लक्स। देखो जरा ध्यान से, आंसर में जो चीजें आप लोगों को दे रखी है उन्हें आराम से लिख दो, घबराना नहीं बिल्कुल भी। जो चीज आप लोगों को दी गई है उन्हें लिखो, बेफिक्र होगा। ठीक है, लिख दो, दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करोगे इसका। ठीक है, देखो जरा ध्यान से भाई, पहले उसने दिया देखो 100 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में, ये यहाँ पर दिया गया 100 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका मान दिया गया आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र का। किसका मान दिया गया, विद्युत क्षेत्र का। वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक होता है ये विद्युत क्षेत्र का होता है, यानी कि उसने E का मान दे दिया हमें, वेक्टर E का मान दिया उसने हमें कितना, 100 I कैप, ठीक है, प्लस 300 J कैप। ठीक है, ये वोल्ट प्रति मीटर का उसने दिया विद्युत क्षेत्र। क्या दिया उसने, विद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद उसने कहा 3 गुणा 10 की पावर -3 जूल ये J कैप मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा है, यानी कि उसने क्षेत्रफल का मान दे दिया आप लोगों को। किसका मान दिया, क्षेत्रफल का। जब उसने क्षेत्रफल का मान दे दिया तो हमने कहा चलो इसके लिए क्षेत्रफल उसने A का मान दे दिया, यानी कि उसने पूरा एरिया दे दिया उसका। उसने क्या दिया, एरिया। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरीके से लिख लो भाई, यहाँ पर आप लोग A का मान लिख दो। A का मान उसने दिया हमें कितना, 3 गुणा 10 की पावर -3 J कैप। ठीक है, ये दिया उसने, और फिर दिया इसके बाद वो मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक दे दिया। आप लोगों को कहा उससे निर्गित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो पृष्ठ था उससे निर्गित जो विद्युत फ्लक्स है फाई, उसका मान आप लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना। मान लो एक पृष्ठ था, ठीक है, एक पृष्ठ ये रहा। ठीक है, इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा A। ठीक है, अब क्षेत्रफल A दे दिया। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर एरिया दे दिया उसने। इसे समरूप विद्युत क्षेत्र से होगा, इसलिए किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया जिसका उसने विद्युत क्षेत्र भी आप लोगों को दे दिया, E का मान भी उसने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, उसने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र A का मान भी दे दिया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है उसका मान आप लोगों को क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप DA भी लिख सकते हो, इस तरीके से क्षेत्रफल अवयव DA भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से जरा ध्यान से सॉल्यूशन में हमने कहा है, हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट DA, ये फॉर्मूला होता है हमारा, होता है नहीं। ठीक है,
फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब हमने कहा यहाँ पर देखो फाई इक्वल टू ई, ई का मान उसने हमें दिया 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ठीक है, ये दिया। फिर उसने जो डी ए है, डी ए का मान भी दिया, इनटू डी ए का मान आप लोगों को दिया उसने क्या क्या दिया, देखो 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 जे कैप, ठीक है, ये दिया आप लोगों को उसने। अब देखो जरा ध्यान से भाई क्या होगा, देखो क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ लो, देखो ध्यान से, अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं अलग से समझा रहा, अगर आप लोगों को कुछ एक सदिश राशि ऐसा दी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से ये 3 राशियां होती है अगर आप लोगों को दिया उसने, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी राशि दे दी, दूसरी सदिश राशि दे दी, ठीक है। यहाँ पर अगर, ठीक है, उसमें दिया इसने ये x1 y1 z1 इस तरीके से दे दिया, चलो मान लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है, प्लस z2 के कैप, इस तरीके से आप लोगों को उसने दे दिया, ठीक है। और इन दो सदिश राशियों का आप लोगों को क्या करना, डॉट प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, जब डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे तो यहाँ पर एक ए सदिश राशि के लिए दिया उसने x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है, प्लस z1 के कैप, इस तरीके से दिया। फिर इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका, ठीक है, 11th क्लास में होता है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना इसका, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस यहाँ पर z2 के कैप, इस तरीके से आप लोगों को दे दिया, ठीक है। ये दो सदिश राशियां हैं, ठीक है, इनका आप लोग क्या निकाल ले, डॉट प्रोडक्ट। क्या निकाल ले, डॉट प्रोडक्ट। अगर देखो ध्यान से, अगर हमने आई कैप इंटू आई कैप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो इसका मान हमेशा कितना मिलेगा आप लोगों को, 1। कितना मिलेगा, 1। इसी तरीके से जे कैप इंटू जे कैप इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे वो भी कितना मिलेगा आप लोगों को, 1। ऐसे ही के कैप इंटू के कैप, ये भी कितना मिलेगा आप लोगों को, 1 के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अब हम कहेंगे इसका जो मान होगा निकल कर, ये देखो आई कैप इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, ठीक है। x1 की गुणा x2 के साथ होगी तो क्या होगा, x1 इंटू x2, ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, y1 y2 इनके साथ गुणा होगी। यहाँ पर j कैप और j कैप इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 y2, इस तरीके से हो जाएगा। फिर प्लस इसी तरीके से z1 z2 के कैप इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, यानी कि क्या होगा, z1 इंटू z2, इस तरीके से होगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। इसी तरीके से यहां आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, फाई इक्वल टू, यहां देखो क्या लिखा हुआ, 100। ये x1 की जगह है, किसकी जगह, x1 की जगह कितना, 100, कितना भाई। फिर यहाँ पर देखो वो क्या होता है, x2, क्या इसके अंदर x2 यानी कि आप लोगों को आई कैप वाला दिखाई दे रहा, अगर आई कैप वाला नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब वो क्या है, 0, क्या है, 0। इसकी साथ गुणा कर दो, 0 की कर दी गुणा, आई कैप की गुणा आई कैप के साथ होगी तो क्या हो जाएगा वहां 1, वो तो हमने लिखा नहीं यहाँ पर। 100 की गुणा किसके साथ होगी, 0 की, क्योंकि उसने उसके साथ में देने रखा कुछ तो हमने उसे 0 मान लिया, ठीक है। फिर काय का चिन्ह, प्लस का, इसका चिन्ह भाई प्लस का। फिर देखो y1 y2, ठीक है,
यानी कि ये y1 y2 कौन सा किसके साथ में, जे कैप के, किसके साथ में, जे कैप के। ठीक है, अब यहाँ देखो जे कैप के साथ में क्या है, 300, क्या है 300, कितना 300। ठीक है, यहाँ जे कैप के साथ में क्या है 3 गुणा 10 की पावर -3, यही तो। ठीक है, और जे कैप इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक, उसकी गुणा करेंगे तो एक ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस के कैप वाला है इसमें कहीं, जब नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 गुणा 0। ठीक है, चलो तो फाइव इक्वल टू 100 की गुणा 0 के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा 0, प्लस 300 की गुणा 3 के साथ करोगे कितना होगा 3 या 9, यानी कि 900 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 0। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो फाइव इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 900 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, और इसका मात्रक आप लोगों को क्या बताया था मैंने ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये तो लिखवाया था मैंने ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, या अगर इसे आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसका आंसर देखो। ठीक है, इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, फाइव बराबर 900 को ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 2, 900 को 9 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू ये 9 गुणा ये 10 की पावर 2 हो प्लस का ये 10 की पावर -3, -3 में था 2 का कितना बचा 10 की पावर -1। ठीक है, जिसे हम सीधा सीधा से लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू ये 10 की पावर -1 इस तरह से लिख सकते हैं 10, ये माइनस के बटे में जाकर क्या हो जाएगी प्लस की है, 10 तक डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका भी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर ये भी है और ये भी है, दोनों आंसर इसके सही है। ठीक है, कैलकुलेट करो। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, इसमें विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार फ्रेम, वर्ग के आकार का एक फ्रेम है, इस तरीके से रखा हुआ। ठीक है, जिसकी शेप वर्गाकार है। ठीक है, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी बराबर होती है उसे बोलते हैं वर्ग, यानी कि उसके आकार की है। उसने उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो दी है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यह वाली होगी और 10 सेंटीमीटर ही यह वाली भुजा होगी। 20 न्यूटन प्रति कूलाम के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी दिया उसने, समरूप विद्युत क्षेत्र दिया उसने। ठीक है, ये जो वर्गाकार फ्रेम है समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। समरूप विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ पर देखो बना दिया, ये हो गया हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई, इसका जो मान दिया उसने वो दिया 20 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया उसने। ठीक है, और उसने कहा इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पर देखो, यानी कि विद्युत क्षेत्र और फ्रेम के साथ में जो कोण बनना, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनना 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनना 60 डिग्री का। अब जो चीज आप लोगों को दी उन्हें पहले आराम से लिखो, फिर इसे सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो जरा ध्यान से, उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दिया यहाँ पर इसने हमें बोला कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा की लंबाई क्या है भाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसने हमें भुजा दे दी, वर्गाकार फ्रेम की भुजा दी, ना कि उसका क्षेत्रफल। ठीक है, भुजा यानी कि उसकी आर्म दे दी। ठीक है, एक साइड दे दी, वो कितनी दी उसने 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। किसी भी वर्ग की या किसी भी चीज की अगर आप लोगों को लंबाई
सेंटीमीटर में दी गई है तो उसे सेंटीमीटर में नहीं लेके चलना, उसे मीटर में लेके चलना। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ इसे क्या कर दो, 100 तक डिवाइड कर दो। जैसे ही 100 तक डिवाइड करोगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 0.1। कितना प्राप्त होगा, 0.1, ठीक है, मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भुजा होगी, भुजा जो ए है उसका मान कितना प्राप्त होगा आप लोगों को, 0.1 मीटर प्राप्त होगा। ठीक है, फिर उसने आप लोगों को दिया 20 न्यूटन प्रति कूलाम का समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि उसने विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया आप लोगों को E। इसका मान दिया आप लोगों को कितना, कितना दिया उसने, 20 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर उसने बोला कि ये जो वर्गाकार फ्रेम, जो वर्गाकार ये फ्रेम हो गया हमारा, ठीक है, वर्गाकार फ्रेम और समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ में जो कोण बन रहा वो कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यानी कि उसने थीटा का मान आप लोगों को दे दिया 60 डिग्री। कितना दिया, 60 डिग्री। अब उसने कहा फ्रेम से संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फ्रेम से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान आप लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना। कोई दिक्कत, देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन यहां से करूंगा मैं। ठीक है, अगर मुझे विद्युत फ्लक्स निकालना तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा E डॉट डी ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है भाई, होता है नहीं होता। अब देखो जरा ध्यान से, E का मान तो उसने हमें दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा देखो 20 न्यूटन प्रति कूलम। थीटा भी उसने दे दिया 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर डी ए ये नहीं दिया उसने हमें, क्षेत्रफल अवयव का मान नहीं दिया, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर चूंकि डी ए यानी कि ये क्षेत्रफल अवयव हो गया, एक प्रकार का क्षेत्रफल हो गया। अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा हमने क्या मान रखी, ए, इसका क्या होगा, स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर होगा। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो उसकी भुजा का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और इसकी भुजा हमने क्या मान रखी, ए फॉर आर्म। ठीक है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर यहाँ पर इस आर्म का मान हमने कितना निकाल रखा, 0.1। भुजा का मान कितना निकाला है, 0.1। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ पर डी ए का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखो 0.1 का जो स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01 मीटर का स्क्वायर। ये होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 0.1 की गुना आप लोग 0.1 के साथ करोगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 0.01। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे। ठीक है, यही प्राप्त होगा। तो क्षेत्रफल हमें मिल गया, क्षेत्रफल अवयव डी ए का मान हमें प्राप्त हुआ 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये हमारे लिए आसान बात होगी, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो इसको। विद्युत क्षेत्र इसका मान दिया हमें कितना, 20, कितना दे रखा, गुणा डी ए, इसका मान अभी आप लोगों के सामने निकाला मैंने 0.01 निकाला। ठीक है, फिर इनटू कोस, गुणा का चिन्ह लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। कितनी है भाई, 60 डिग्री। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसे यहाँ करते हैं, आगे कर दो। देखो यहाँ पर फाई इक्वल टू 20 जो बात है गुणा 0.01। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो जरा ध्यान से, कोस 60 डिग्री, इसका मान बताओ कितना होता है, 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा मैंने, 1/2। कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इस 2 तक 20 को डिवाइड करो, 2 ही कम 2 और 2 2 20, यानी कि 10 बार कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि जो फाई का मान होगा वो कितना होगा हमारा, 10 गुणा 0.01। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पर, फाई इक्वल टू 10 की गुणा 0.01 के साथ करोगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगी, एक अंक इधर खिसक जाएगी, यानी कि इतना होगा 0.1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये होगा विद्युत फ्लक्स का मान, फाइनल आंसर। नोट करिए।